कोई अगर ये कहता है कि भाई एमपी इम्तियाज़ जलील साहब अपने 7 काम बताए, तो हमारा उनसे ये कहना है कि आप अपने 7 काम बता दें। आखिरी कब्जे कब हटेंगे और मुसलमान कब बसेंगे, इसके ऊपर आप कुछ बोलना कहना चाहेंगे तब सर? कब्ज़े जो करवाने का सिलसिला रहा है, ये हमेशा एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से रहा है। उनके अपने बड़े नेताओं ने, उनके अपने उस वक्त के वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर्स ने, वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान ने जो है तो कई सारे धन्ना सेठों को मामूली लीज़ के ऊपर जो है तो लाखों करोड़ों रुपए की जगह दे दी। ये सवाल आप कांग्रेस वालों से करो, इसलिए कि उन्होंने हाथ मिलाया है। अगर इन लोगों ने हाथ भी मिलाया है तो इन्होंने अपनी सत्ता के लिए हाथ मिलाया है। इनको सत्ता में आना था, इसलिए कि सत्ता के आदी हो चुके थे। पिछले 10-15 सालों से कुर्सी से दूर थे, तो इनकी दुकानें बंद हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी दुकानें भ्रष्टाचार जो करते रहे हैं ये पिछले 30-40 सालों से, 50 सालों से महाराष्ट्र में। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम एमआईएम के शहर सदर शारेख नशबंदी के कार्यालय आए हैं और जैसे सबको पता है कि जैसे समाचार मिल रहे हैं कि बहुत जल्द या चंद माह बाद औरंगाबाद में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके कारण सभी राजकीय पार्टियों के अंदर एक हलचल है और सब तैयारियां में लगे हुए हैं। कुछ इसी बात को चर्चा लेके और कुछ वक्फ बोर्ड की चर्चाओं को लेकर हमसे बातचीत कर रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। पहला सवाल ये है कि जो आजकल जो चुनाव आ रहे हैं, तो इसकी आपकी तैयारी किस तरह से है और आपकी सोच क्या है? इंशाल्लाह अनकरीब इलेक्शन होने जा रहे हैं औरंगाबाद में, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरीके से तैयार है और हम 5 साल का इंतज़ार नहीं करते इंतखाबात का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम करने का तरीक़ा ये रहा कि चाहे अगर कल इलेक्शन हो जाए तो इंशाल्लाह हम अपने काम के बलबूते पर लोगों के दरमियान जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि जो पिछले 7 साल का परफॉर्मेंस है मजलिस का, उस बुनियाद पर लोग ज़रूर वोट देंगे और हमारी तैयारी पूरी है माशाल्लाह। सर, आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपने देखे होंगे, मैं इसको ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से एक मुखालिफिन, जैसा आपके जो मुखालिफिन जिस तरह से बयानबाजी हुई, जिस तरह से अल्फाजों का इस्तेमाल हुआ, तो जो दानिश्वर हजरात है और जो मुसलमानों का गयूर तबका है, एक दानिश्वर तबका है, उनका कहना है कि सियासत में तो तनकीद हुआ करती हैं, लेकिन इस तरह से गैर मियारी होना, तो इस पहलू को आप किस तरह से देखते हैं? या सियासतदान गिर गए हैं कि इनकी सोच में गिरावट आई? आपका जो सवाल ये है कि तनकीद होना चाहिए, तनकीद हमेशा बराए तामीर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक शेवा रहा है। आप हमारे किसी भी नेता के ताल्लुक़ से, बड़े पदाधिकारियों के ताल्लुक़ से, ख़ास तौर से एमपी इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो किसी बड़े पदाधिकारी और ज़िम्मेदार की तरफ से आप ये बात नहीं कह सकते कि हमने कोई गैर मियारी ज़ुबान का इस्तेमाल किया है। हम हमेशा हमारे अपने मुखालिफिन की भी जब बात करते हैं तो इज़्ज़त से उनका नाम लेते हैं, इसलिए कि हमारे क़ायद का सबक है हमें कि अपने मुखालिफिन को भी आप इज़्ज़त से बुलाओ। इसलिए कि जब हम उनको इज़्ज़त देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका एक पैगाम जनता में, अवाम में एक अच्छा जाएगा, और वही हमारा तरीक़ेकार है, वही हमारी तहज़ीब है कि इज़्ज़त के साथ एक दूसरे को मुखातिब करना चाहिए, तनक़ीद होना चाहिए, इख्तिलाफ़ राय होना चाहिए। आपकी इख्तिलाफ़ राय हो सकता है कि हमारे लिए जो है तो कुछ काम करने का एक हमें तरीक़ा बताएं, लेकिन इख्तिलाफ़ राय होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी को मतलब बदतमीज़ी से पुकारेंगे, मुखातिब करेंगे। हमने हमेशा एक मेयारी सियासत करने की कोशिश की है और आइंदा भी करते रहेंगे। जो हमारे कायदीन ने हमको सिखाया है उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सर, अब आ जाते हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर कि वक्फ बोर्ड का एक ऐसा मसला है कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों का एक सिलगता हुआ मसला है। हर मुसलमान की चाह है कि वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को और ख़ासकर गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे। चलिए, बड़ी देर की मेहरबान आते आते काम तो हुआ है वक्फ बोर्ड के अंदर, अब शुरुआत हो चुकी है। तो मेरा सवाल ये है सर कि हमेशा हम देखते हैं अखबारात में, मीडिया के ज़रिए से, एक हमेशा जैसा अभी हाल ही में अपने नवाब मलिक साहब का बयान आया था कि 100-150 साल के कब्ज़ा हटेंगे, लेकिन ये कौम एक नस्ल तबाह हो रही है साहब, एक नस्ल, 2 नस्ल के कब्ज़े हटेंगे, कब्ज़े हटेंगे। इसका मतलब ये है कि आप कब्ज़े कराने में मदद कर रहे हैं, तो आखिरी कब्ज़े कब हटेंगे और मुसलमान कब बसेंगे? इसके ऊपर आप कुछ बोलना कहना चाहेंगे तब सर? कब्ज़े जो करवाने का सिलसिला रहा है, ये हमेशा एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से रहा है। उनके अपने बड़े नेताओं ने, उनके अपने उस वक्त के वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर्स ने, वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान ने जो है तो कई सारे धन्ना सेठों को मामूली लीज़ के ऊपर जो है तो लाखों करोड़ों रुपए की जगह दे दी। अब अगर हटाने की बात नवाब मलिक साहब कर रहे हैं
तो बसाया भी उन्हीं की पार्टी के लोगों ने था, उन्हीं के अपने साथियों की कारस्तानी थी कि जिसकी वजह से करोड़ों रुपए की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मुसलमानों की फलाह व बहबूद के इस्तेमाल होने की बजाय धन्ना सेठों की अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल हुई है। अब रहा सवाल, चूँकि औरंगाबाद की मैं बात करूँ तो औरंगाबाद के MP इम्तियाज़ जलील साहब ने पहले बसाने की बात की है। कब्ज़े तो इंशाल्लाह हर हाल में हटेंगे, इसलिए कि अब एक ज़िम्मेदार क़ायद हमारे दरमियान मौजूद है MP साहब की शक्ल में, और अब वो वक्फ बोर्ड के एक ज़िम्मेदार मेंबर भी है और एक विजन रखते हैं, एक उनके पास पॉलिसी प्रोग्राम है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करें। हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर कि औरंगाबाद में कई ऐसी खुली वक्फ बोर्ड की अराज़ियात है जहाँ पर धन्ना सेठों का कब्ज़ा है। उन अराज़ियात को वक्फ बोर्ड की तहवील में लेकर वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का एक इरादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का देरीना इरादा है। उसको अमली जामा पहनाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायद MP इम्तियाज़ जलील साहब ने कोशिश शुरू कर दी है, जिसकी पहली मिसाल ये है कि आम खास जो ग्राउंड है, जो एक तारीख़ी हैसियत रखता है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सारा शहर जानता है। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का उस मामले में, उस सिलसिले में फ़ैसला भी है। उस जगह पर एक बेहतरीन स्टेडियम बनाकर, साथ ही साथ उसको एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा भी किया जाएगा। वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें बनाई जाएगी और वहाँ पर शहर के जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उनको खेलने के लिए एक बेहतरीन इंतज़ामात फराहम करने की कोशिश इंशाल्लाह शुरू की जा चुकी है। बाज़ाब्ता मीटिंग्स में जो है तो प्रपोजल्स भी MP साहब की तरफ से पेश किए गए, उस पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है। और ख़ास बात यह है कि MP इम्तियाज़ जलील साहब ने जो प्रपोजल्स पेश किए थे उसमें भले ही विरोधी पार्टियां हों, चाहे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, NCP हो या फिर कांग्रेस हो या फिर कोई और पार्टी हो, उन तमाम नेताओं ने जो है तो MP साहब की कोशिशों को सराहा और उनके इस प्रपोज़ल को अमली जामा पहनाने का तयख़ुन दिया है। अब आइंदा भी कोशिशें जारी रहेंगी इंशाल्लाह। हम बहुत जल्द वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बसाने के लिए एक प्लान पे काम करेंगे इंशाल्लाह। सर, हाल ही में जो तो हिमायत बाग की ज़मीन, जैसा आपको पता होगा कि वहाँ पर एक खैर वो निज़ाम का अपने प्रॉपर्टी का मसला था, तो वहाँ पर जब नाजायज़ कब्ज़ा हुआ तो वहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब, ज़िला कलेक्टर साहब और मानवा कमिश्नर साहब ये खुद पहुँचे और उन्होंने हटाया। खैर वह कोर्ट का मसला है, वो चल रहा है। तो सारी कितनी हैरत की बात है कि 3 कमिश्नर, एक कलेक्टर पहुंच जाते हैं और करोड़ों रुपए की ज़मीन, जैसे जालना रोड है, ये है, तो क्या सरकार को ये दिखता नहीं है कि ये हमको यहाँ पर कलेक्टर को भेजना चाहिए कि हटाओ? तो इसको आप कैसा देखते हैं? ये इसमें सरकार की मिली भगत है या कुछ अंदर की बात है? सर, ये सवाल तो जो बरसर इख्तियार पार्टियों के ज़िम्मेदार है, उन पार्टियों के ज़िम्मेदारों से आपको करना चाहिए। रहा सवाल हमारे रोल का, तो हम ऐसे किसी भी नाजायज़ कब्ज़े की पहले भी मुखालिफत करते आए हैं और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो खालिस्तन जो है तो बेवाओं के लिए, बेकस और यतीमों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए होती है। लेकिन अगर मामूली लीज़ के ऊपर 100 करोड़ रुपए की जगह अगर सिर्फ 1.5 लाख रुपए की लीज़ पर धन्ना सेठों को दे दी गई है, तो इसके ज़िम्मेदार आज की जो हुक्मरान जमात पार्टियां हैं वो ज़िम्मेदार हैं, उनके लोग ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हम ऐसे किसी भी गैर मुनसिफाना जो इक़दाम है, जो फ़ैसले, उसकी मुखालिफत करते रहेंगे बहैसियत मजलिस के ज़िम्मेदार होने की। सर, हम रमज़ान के परेड में हम घूम रहे थे तो जमीयत उलमा के एक ज़िम्मेदार से मेरी बात हुई थी। उनका मुस्तफ़ा खान नाम है, MK कहा जाता है उन्हें। तो मैंने उनसे इंटरव्यू कवर किया था। उनका कहना था कि अगर इम्तियाज़ जलील साहब अगर हमको अर्ज़ियात दिला दे 20 एकड़, 30 एकड़, 50 एकड़, तो हम कुछ जमीयत उलमा की जानिब से या ज़कात के पैसों से हम आलीशान जो है तो कॉलोनी तामीर करेंगे। तो सारी कितनी अच्छी बात है। क्या इसके ऊपर आप शहर हैसियत के, शहर सदर के, क्या आप इनको मशवरा देंगे कि आप मिलजुल के साहब बहुत अच्छी बात है, इस्लामी तंजीमें आगे आ रही है और हमको ज़कात की फितरा क्यों ना हो, क्योंकि गरीबों का हक़ है साहब, तो ये एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। क्योंकि वक्फ की ज़मीन छुड़ाने को करोड़ों रुपये लगता है, ये पार्टी के पास भी नहीं है। तो क्या इसके ऊपर आपकी पर्सनल राय क्या है? मेरी पर्सनल राय से ज़्यादा अहमियत रखती है MP साहब की राय। और MP साहब ने ऐसी कॉलोनियाँ बसाने के लिए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए वक्फ बोर्ड के अराज़ियात पर बाज़ाब्ता एक वेल प्लान प्रपोजल्स वक्फ बोर्ड को दे चुके हैं। अब चूँकि वो अकेले जो है तो मुख्तार नहीं है, उनके अकेले के फ़ैसले से सब कुछ नहीं होता है, लेकिन वो इस किस्म की लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। और आने वाले दिनों के अंदर हम बताएंगे इंशाल्लाह कि शहर में कुछ ज़रूरतमंदों के लिए और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर कम कीमत पे लोगों को दुकानें फराहम करने के लिए जो प्रपोज़ल वक्फ बोर्ड में MP साहब की तरफ से पेश किया गया है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे। और रहा सवाल हमारे मुस्तफ़ा खान साहब ने आपसे कहा, मुस्तफ़ा खान साहब चाहे उन्हों हो या कोई और दीनी जमात हो, मिली जमात हो, वो अगर इस किस्म का कोई प्रपोज़ल रखती है तो वो भी उसको पेपर पर लेकर आए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान के साथ बैठे और उसको एक फॉलोअप के साथ
कोशिश करें और साथ मिलकर काम करेंगे तो इसमें पूरी कम्युनिटी का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सर अब आने वाले चंद माह बाद महानगर पालिका के चुनाव हैं और 115 वार्ड हैं, तो और इम्कान देखे जा रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त राजनीति होने वाली, जैसा कि ऐलान हो चुका, जिस तरह से भाषण चले, एक दूसरे पे हमले हुए, उसको देख के तो लगता है काफ़ी जोर से ज़ोरदार हमले भी होंगे। किस किस्म के हमले होंगे? जैसे देखिए गैर ज़रूरी कलमात हैं, गैर ज़रूरी इसमें यहाँ हो सकता है गाली गलौज का भी इस्तेमाल हो जाए। इस सतह पे अगर गिरी हुई सियासत राजनीति हो तो इस हालात में मजलिस कैसा मुकाबला करेगी? क्यों नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। और उसका सबसे बड़ा हथियार हमारे 26 नगर सेवकों ने जो काम किए, MP इम्तियाज़ जलील साहब ने जो काम किए, वो हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। हम उस सतह पर नहीं जाएंगे जिस सतह पे भी हमारे विरोधी गठ जा रहे हैं, बल्कि हम लोगों को बताएंगे कि अगर किसी ने काम नहीं किया है तो वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे को काउंटर कर रहा है। कोई अगर ये कहता है कि भाई MP इम्तियाज़ जलील साहब अपने साथ काम बताए, तो हमारा उनसे ये कहना है कि आप अपने साथ काम बता दें। देखिए, हम अपने काम की बुनियाद पर जनता के दरमियान जाएंगे कि हमारा ये काम है और हमें इन कामों की बुनियाद पर वोट दें। तो हम उस सतह पर नहीं जाएंगे, हमारा उस निचली सतह पर जाने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए कि ये सबक हमारे कायद ने हमको सिखाया है कि हम लोगों को इज़्ज़त देंगे, लोगों के काम करेंगे तो लोग खुद उसके बदले में हमें वोट देंगे। वो चाहे किसी भी लेवल पर चले जाए, हम अपनी तहजीब से आगे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। उस हिंदू दोस्त का मेरा एक सवाल था कि भाई MIM बहुत कट्टर पार्टी है, तो मैंने कहा साहब आप ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं? उनका कहना था कि जब इलेक्शन का समय आता है तो वो स्टेज के ऊपर जो तो बाबा साहब की फ़ोटो लगाते हैं, लेकिन वहाँ शिवाजी महाराज और भगवा झंडे का इस्तेमाल नहीं होता। कहने का मतलब उनका ये था कि अगर आप ये फ़ोटो शिवाजी महाराज के इस्तेमाल कर लें और भगवा झंडे इस्तेमाल कर लें तो कहने के हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनेगा और कहने के हिंदू वोट भी आपको मिलेंगे। तो सर ये सवाल ज़रा मुझे खटका था, इसके ऊपर आप ज़रा रोशनी डालेंगे? आपके उस हिंदू दोस्त से, हमारे उस हिंदू भाई से कहिए कि हम शिवाजी महाराज को बहुत बड़ा महाराज मानते हैं, राजा मानते हैं। हम उनकी तस्वीर का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो लोगों के लिए इंसाफ का काम किए थे, जो हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर काम किए थे, हम उस काम के ज़रिए लोगों के पास जाएंगे। फ़ोटो लगा लेना, लोगों को बहकाना, लोगों को फुसलाना और शिवाजी महाराज के नाम पे जो है तो लोग वोट बटोरना, ये सियासत हम करना नहीं चाहते। हम शिवाजी महाराज की दिल से इज़्ज़त करते हैं और आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह, इसलिए कि वो अपने वक्त के एक बड़े बादशाह गुजरे हैं। तो उस मानसिकता वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि तस्वीरों का इस्तेमाल अपने धर्मगुरुओं का और अपने पूर्वजों का तस्वीरों का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए ना काम करें, बल्कि उनके जो आचार, उनके जो विचार रहे हैं, उनके जो काम रहे हैं, उन कामों की बुनियाद पर लोगों के दरमियान जाए। सर उनका कहना ये था कि जब इमाम की जब स्टेज लगते हैं, खासकर दलित बस्ती में, तो वहाँ अम्बेडकर साहब की फ़ोटो लगती है, हम भी उनका बहुत दिल से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उनकी आपत्ति ये थी कि भाई जब कहीं लगते हैं, जैसा मौलाना आज़ाद की फ़ोटो है, शिवाजी महाराज की, ज्योतिबा फुले कैसे लगती है, तो उसमें शिवाजी महाराज की फ़ोटो का इस्तेमाल नहीं होता। ये उनका ये आपत्ति थी। सर आपने जितने नाम गिनाए हैं, ये तमाम लोगों का रोल जो है तो इस देश को आज़ाद कराने में रहा है। अब शिवाजी महाराज एक दौर के राजा गुजर चुके हैं, ऐसे कई राजा गुजरे हैं, तो हम हर राजा की तस्वीर तो नहीं लगाएंगे ना। तो सिर्फ तस्वीर लगा लेना और सिर्फ वोट बटोरने के लिए तस्वीर लगाना। अब बाबा साहब अम्बेडकर की अगर तस्वीर लग रही है तो वो मुल्क के पहले अबुल कलाम आज़ाद साहब की लग रही है, तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। बाबा साहब का अपना रोल रहा है मुल्क को आज़ाद कराने में, गांधी जी का अपना रोल रहा है, ज्योतिबा फुले का जो है तो जो अंधश्रद्धा, जो बहुत सारी रिवायात थी हमारे समाज के अंदर, उसको ख़त्म करने में रहा है। तो ये तमाम ये इस सदी के लोग हैं और इन्होंने कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है इस देश को आज़ाद कराने में, इसलिए उनकी तस्वीरें लगती है। हमें कोई दुश्मनी नहीं है शिवाजी महाराज से, वो तो महाराज थे और शिवाजी एक बहुत बड़े राजा गुजरे हैं, वो अपने दौर के राजा गुजरे हैं। सिर्फ तस्वीर लगा लेना, उनसे मोहब्बत करने का कोई पैमाना नहीं है ना। सर हमने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में देखा है कि एक ज़माने से सेकुलर पार्टियाँ जो थे शिवसेना को गालियाँ देती थी और मुसलमानों को डराया करती थी कि ये दुश्मन है, पता नहीं कैसी कैसी बातें होती थी और मुसलमानों को डरा के रखा जाता था। लेकिन जब ये हाल ही के जो इलेक्शन हुए तो शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी पार्टी एक जगह पे आए, तो सर ये कितनी हैरत की बात है कि एक ज़माने तक शिवसेना से मुसलमानों को डरा के रखा गया और आज आपने उनसे हाथ मिला लिए। तो सर मुसलमान किस पे भरोसा करें, किस तरह से करें, इसके ऊपर आप कुछ तबसरा करना चाहेंगे कि अजीब गरीब इतिहाद पे कुछ रोशनी डालेंगे आप? ये सवाल आप कांग्रेस वालों से करो, इसलिए कि उन्होंने हाथ मिलाया है। हम तो कतई उस ऐसी किसी पार्टी से हाथ मिलाने के हक़ में नहीं है जो देश को तोड़ने की राजनीति करती है, जो देश को जोड़ने की राजनीति। अगर इन लोगों ने हाथ भी मिलाया है तो इन्होंने अपनी सत्ता के लिए हाथ मिलाया है। इनको सत्ता में आना था, इसलिए कि सत्ता के आदी हो चुके थे, पिछले 10-15 सालों से कुर्सी से दूर थे,
तो इनकी दुकानें बंद हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी दुकानें भ्रष्टाचार जो करते रहे हैं ये पिछले 30-40 सालों से 50 सालों से महाराष्ट्र में, तो इनको अपने भ्रष्टाचार के धंधे को फिर से आगे बढ़ाना था। तो अब सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, तो अब इनको एक जगह बैठना था और ये बैठे और अभी अपने इनका काम कर रहे हैं। विकास के नाम पर सिर्फ जो है तो लोगों को धोखा दे रहे हैं। आज औरंगाबाद महानगर पालिका का आप देख लीजिए हाल कि औरंगाबाद महानगर पालिका में तकरीबन 25-30 सालों से शिवसेना विराजमान रही है, अभी तक हुकूमत में रही है। देश कहाँ है, शहर कहाँ है? शहर में जो पुरानी वाटर पाइपलाइन थी आज भी वही वाटर लाइन है। शहर में जो एयरपोर्ट था आज भी वही एयरपोर्ट है। लेकिन जब से क़यादत बदली है शहर में, तब से ये तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ में एक नया इनकलाबी बदलाव अगर किसी ने लाया है तो वह MP इम्तियाज़ जलील साहब ने लाया है। 1680 करोड़ रुपए की पाइपलाइन का काम लेकर आया है। एक फ़्लाइट चलती थी एक एयरपोर्ट से 16 फ़्लाइट एक दिन में उतरती और यहाँ से उड़ान भरती थी। तो ये जो तब्दीली आ रही है, ये क़यादत की तब्दीली से समाज में तब्दीली आ रही है। तो अगर ये आपस में मिल बैठ कर बैठे हैं तो इनको अपना धंधा करना है भ्रष्टाचार का, इसके लिए बैठे हैं। आप उनसे जाके पूछिए कि भाई आप एक दूसरे को स्टेज पे इतनी गालियां देने वाले आज एक थाली में क्यों कर खाना खा रहे हैं? ऐसा कौन से इनकी मजबूरी आ गई थी? तो इनकी मजबूरी यही थी कि इनको अपनी खोई हुई सत्ता को हासिल करना था, और वो उन्होंने जो है तो आपस में लाख इख्तलाफात के बावजूद भी बैठे और अपना काम कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसा कि आज शहर में चर्चा ये भी है आरक्षण के ऊपर लेके कि जिस तरह से मजलिस के स्टाइल में आना चाहिए था, हज़ारों के मतलब मजमे को लेके एक एहतजाज दर्ज करना चाहिए था, वो कहने के फीका दिखाई दे रहा है। ये लॉकडाउन की मजबूरी है या कोई आगे का लाएमल है कि आगे एहतजाज करेंगे आप? रिजर्वेशन के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो अदालती सतह पर अपना काम कर रही है, और अगर सिर्फ लाखों की तादाद में सड़कों पर आ जाने से रिजर्वेशन मिल जाता तो मैं समझता कि सबसे पहले मराठा समाज को मिलना चाहिए था, जो लाखों की तादाद में रोज़ाना सड़कों पर आए। लेकिन एक सिस्टम होता है, एक अदलिया का सिस्टम है, एक जमहूरी निज़ाम में हम रहते हैं। यहाँ पर अदालती एक कोई निज़ाम है, हम अदालत में वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमान मज़हब होने की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं मान रही है, बल्कि इस देश का सबसे पिछड़ा तबका अगर कोई है, कई सारी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ले लो, आप रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट ले लो, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ले लो, हर रिपोर्ट में ये बात आई है कि मुसलमान माशी तौर पर पिछड़ा हुआ है, यानी फाइनेंशियली बैकवर्ड क्लास सबसे ज़्यादा कोई सब तबका है तो मुसलमान है। तो हम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की बुनियाद पर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में, इस देश में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके लिए अपनी सतह पर लड़ाई लड़ रही है। कल अगर ज़रूरत पड़ेगी कि हम सड़कों पर उतरें तो हम सड़कों पर बड़ी तादाद में उतरेंगे इंशाल्लाह, जैसे दूसरे लोग उतरते आए हैं। इससे ज़्यादा हम अहम ये समझते हैं कि अदालती लड़ाई लड़ना ज़रूरी है। अदालत को ये बावर कराना ज़रूरी है कि इस मुल्क का जो सबसे पिछड़ा तबका है उसको अगर आप मेन स्ट्रीम में रिजर्वेशन के ज़रिए ला सकते हैं तो इससे देश का विकास होगा, उस कम्युनिटी का विकास होगा। तब कहीं जाकर देश जो है तो एक पैरेलल सिचुएशन में चलेगा, एक बैलेंस सिचुएशन में चलेगा। तो हम अपनी लड़ाई जारी रखे हुए, ज़रूरत पड़ेगी अगर सड़कों पर उतरने की तो वो भी उतरेंगे इंशाल्लाह। ये थे शारिक नक्शबंदी साहब, और हमने इनसे बहुत खुलकर बात की है, तमाम सवालात के उनसे किए, उन्होंने बहुत खुलकर जवाब दिए। इस वक्त सबसे अहम बात जो हम यहाँ पर मिशन लेके आए थे वक्फ बोर्ड के ऊपर, खैर ये सियासत, ये निचली सियासत उचली सियासत ये चलते रहेंगी और ये होते रहेंगे, और ये नई बात नहीं है। लेकिन आज कौम का जो मुद्दा है वक्फ बोर्ड का है। आज अगर वक्फ बोर्ड को अगर सही तौर से अगर इस्तेमाल होता था तो यकीन मानिए आज ये आरक्षण की बात होती ही नहीं थी। ये इंतहाई कड़वा सच है, और बहुत शर्म की बात है उन तमाम सेकुलर पार्टियों के, तमाम मुस्लिम नेताओं के लिए, उन पार्टियों के लिए जिन्होंने 35-40 साल के दौरान सिर्फ ये कहते रहे कि हम मुसलमानों को इंसाफ देंगे। लेकिन किस तरह का इंसाफ? आज खुलेआम वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बोर्ड की जमीनात पे कब्जा होता रहा, बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे रहे और ये खामोश बैठे रहे। पता नहीं इनकी कौन सी मजबूरी थी। बहुत शर्म की बात यह भी है कि वो जमीन यतीम, गरीब, बेवा, मिस्किन की होती है, उसके बाद भी कई लोगों ने अपना बाप का माल समझकर या हराम का माल समझकर उन यतीम गरीबों की जमीनात पर हाथ डाला है। ये बहुत शर्म की बात है। याद रखिए, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, तौबा कीजिए। वक्फ बोर्ड मेंबर है, चेयरमैन है, वक्फ मिनिस्टर है या मुतवल्ली है या जो भी जिम्मेदार है, तो हम समझते हैं कि कम से कम शरई एतबार से आप इसकी अहमियत को समझेंगे और सियासत से बाला ताक रखकर कांग्रेस पार्टी है और राष्ट्रवादी है, समाजवादी है, MIM है, शिवसेना है, भाजपा है, जो भी है, ये तमाम मुस्लिम नेता और लोग आपस में बैठेंगे और उसको नेक काम समझकर गरीबों के लिए कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करेंगे।